Hello dear students, how are you? I hope you're all fine. Today we will start chapter number 1 of 12th chemistry which is the solid state. तो हमने पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम अब 12th की केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है. तो जिन बच्चों को अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता या सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं तो वो मेरी जो पिछली वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द सॉलिड स्टेट. तो जैसे हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर है वो उसकी कितनी फॉर्म्स हैं. 3 फॉर्म्स होती हैं मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो लिक्विड और जो गैस होती हैं वो हम उनको क्या बोलते हैं, मतलब वो फ्लूइड्स बोलते हैं. हम उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास फ्लूइडिटी है, वो क्या है, फ्लो कर सकते हैं. इसका रीज़न क्या है कि जो लिक्विड है और गैस है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कह सकते हैं, वो क्या है, वो दूर दूर होते हैं. मीन्स कि उनमें काफ़ी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होता है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. जैसे इस चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट. तो सिर्फ जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, तीनों में से जो सॉलिड स्टेट है इस चैप्टर में हम सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे हम देखेंगे हमारे सराउंडिंग में क्या है, हमारे सराउंडिंग में भी डिफरेंट सॉलिड्स हैं. हर एक सॉलिड जो है उसका नेचर जो है वो अलग है. तो हर एक उसका यूज़ भी अलग है. तो हम उसका मतलब कैसे कोई हम सॉलिड चूज़ करते हैं कि इसी काम के लिए यूज़ होगा, ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. तो नेचर और प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती हैं? जैसे मान लो एक सॉलिड है, सॉलिड को जो पार्टिकल्स मिलके बना रहे हैं उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, वो पार्टिकल्स जो हैं उनमें आपस में डिस्टेंस कैसा है. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो मतलब कि कोई सॉलिड को उसके बारे में जानने के लिए उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, हमें उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में जो है वो स्टडी करना पड़ता है. तो इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि कोई जो सॉलिड है वो मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है और उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि जो सॉलिड है वो कैसा होता है. जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, तो देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा हैव डेफिनेट मास, शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है. और जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है, हम उस सॉलिड का कोई टुकड़ा ले रहे हैं. जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है, ये उसका कोई ब्लॉक है, कोई टुकड़ा है. तो ये उसके जो है वो है पार्टिकल्स हैं. तो ध्यान से देखिए कि जो सॉलिड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. मतलब कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट है, वो इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. और इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो हम देख सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी हुई कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड हैव स्मॉलर या शॉर्टर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. तो इसकी ये प्रॉपर्टीज में ऐड हो जाएगा. Have short intermolecular distance. Okay, and the next one is have strong intermolecular forces.
ओके। अब इनमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते, और फ्रीली मूव नहीं कर पाते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, तो ये अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, मीन्स इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती, ये क्या है, रिजिड होते हैं, और ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है। जो लिक्विड और गैस है वो कंप्रेस हो जाते हैं, बट द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। दे आर rigid means hard, rigid means hard and incompressible. अब अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज इतनी नहीं है, एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा मार्क्स में तो नहीं आएगा, लेकिन जो ये चैप्टर है इसके कुछ जो कंसेप्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि जो इसमें आगे जो कई ऐसे टॉपिक हैं जो फिज़िक्स के साथ भी रिलेट करते हैं। जैसे इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होती हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं, तो डोपिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सॉलिड्स हैं उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उस इम्प्योरिटीज़ के बेस पे हम एन डोपिंग, पी टाइप डोपिंग और कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि जिन सॉलिड्स को हम लोग सॉलिड्स बोलते हैं वो रियलिटी में सॉलिड्स नहीं होते, वो झूठे सॉलिड्स होते हैं, जिनको हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो होगी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ और जनरली जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सॉलिड जो है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। जो सॉलिड्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 टाइप्स के सॉलिड्स हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड इज एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जो क्या है, मतलब कि जिनका जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, रेगुलर उनकी शेप है, पर्टिकुलर उनकी शेप है। उनको क्या है, एक हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में उनको हम जो अरेंज करते हैं, मीन्स की जो रेगुलर शेप है इनकी ट्रू सॉलिड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमोर्फस जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब एमोर्फस का मतलब है नो शेप, नो फॉर्म। मीन्स जो ये वाले सॉलिड होते हैं इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होते। मीन्स इनके जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो मीन्स कि जिनको हमने बोला था झूठे सॉलिड्स होते हैं, सूडो सॉलिड्स, तो हम एमोर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी कह सकते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं, वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स जो हैं उनको हमने रेगुलर वे में उनकी अरेंजमेंट होती है, और वो क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। अब हम देखते हैं कैसे लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज है। पहले हम क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन के क्या है। फर्स्ट है रेगुलर शेप, और इनकी क्या है, इरेगुलर शेप। जैसे मैंने बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या है,
लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जो एमॉर्फस है वो क्या शॉर्ट रेंज है, इनकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर के ये सॉलिड्स होते हैं। अब लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज समझते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला कि जैसे रेगुलर शेप मीन्स कि एक पार्टिकल के बाद एक दूसरा पार्टिकल जो है बहुत अच्छे वे से वो जो है अरेंज किया होता है, एक पर्टिकुलर उनकी शेप होती है। जैसे मैंने बोला इनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो शुगर है, शुगर का जो क्यूब होता है, जैसे मान लो वो एक हमारा क्रिस्टल है, अगर हम देखें कि उसकी जो शेप है कैसे पर्टिकुलर वो उसकी शेप होती है, खुद बन जाती है। क्या हम जो शुगर है उसकी खुद से शेप बनाते हैं? नो, उसकी क्या है नेचुरली शेप ऐसी होती है। मीन्स ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनकी पर्टिकुलर शेप होती है। मीन्स कि उनको उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे वे से अरेंज होते हैं। तो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर जैसे हम समझे, मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, उसका NaCl का जैसे हम देखें कि ये क्या है, ए के बाद एक जो है अरेंजमेंट आ रहा है कि Na के बाद Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, NaCl, मतलब कि एक अच्छे वे से उन्होंने एक चेन जो बनाते हैं ये कांस्टेंट पार्टिकल्स। जैसे NaCl है, NaCl का हम देखें स्ट्रक्चर, तो इसका हमने एक क्रिस्टल लिया है, तो इसमें क्या है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, कि सोडियम के बाद क्लोरीन है, फिर सोडियम है, क्लोरीन है, तो ये क्या है एक इनकी रेगुलर शेप है। अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखें तो जैसे NaCl, मीन्स अगर ऐसे अगर हम एक क्रिस्टल बनाएं तो ये एक उसका एक क्रिस्टल जो है क्रिस्टल सॉलिड का एक हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है, यूनिट सेल लिया है। तो ऐसे अगर इसको अरेंज करें तो एक पर्टिकुलर जो हमारे पास क्रिस्टलन प्रॉपर सॉलिड बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि ये प्रॉपर अरेंजमेंट है कि शेप है NaCl, जैसे ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है सॉलिड्स होते हैं। बट जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें कोई पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इररेगुलर शेप है उसकी, इररेगुलर अरेंजमेंट है उसकी। तो दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कि मीन्स ये सिर्फ मान लो ऐसे ही है कि ये लॉन्ग रेंज तक जो है वो सॉलिड नहीं बना पाती, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो मतलब शॉर्ट रेंज के हिसाब से इररेगुलर होता है। नेक्स्ट है जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो क्या है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। और जो अमॉर्फस है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अगर हम देखें कि अब एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी क्या होता है। आइसोट्रोप मीन्स सेम, एक जैसा, और एन आइसोट्रोप मीन्स जो एक जैसा ना हो, सेम ना हो। जैसे मान लो हमने NaCl का जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये है,
अगर देखें इधर से देखें तो NaCl 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 ऐसे आ रहा है। अगर इस डायरेक्शन की तरफ देखें तो Na है। अगर हम इधर को देखें NaCl, अगर हम इधर की तरफ देखते हैं तो Cl आ रहा है। मीन्स एन आइसोट्रॉपी यही है कि ये हर एक डायरेक्शन जो है उसकी तरफ अगर जाएं क्रिस्टल में तो हर एक डायरेक्शन में जो है ये क्या है, अलग अलग जो है वो पार्टिकल्स हैं इसके अरेंज। बट अगर हम आइसोट्रॉपी की देखते हैं, आइसोट्रॉप मीन्स सेम। अगर हम इस डायरेक्शन को जाएं तो वो सेम आएगा, अगर नीचे वाली डायरेक्शन में आए तो सेम आएगा। तो आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम और एन आइसोट्रॉपिक मीन्स जो डिफरेंट। अगर ये देखें अमॉर्फस सॉलिड्स देखें तो अमॉर्फस सॉलिड्स शॉर्ट रेंज के होते हैं। अगर एक हिसाब से देखें तो ये सेम ही आएगा। जैसे मान लो NaCl है, इधर देखें तो एक हिसाब से ये पूरा अगर हम देखें तो इक्वली आता है ये। तो दैट्स वाई अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स कह सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो जूठे मुठे के सॉलिड्स होते हैं, मीन्स सूडो सॉलिड्स होते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स, एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स। अब जैसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी शेप क्या है, रेगुलर है। उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत ही अच्छे वे से अरेंज किया जाता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर उनका है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। दैट्स वाई कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो अमॉर्फस सॉलिड है, ड्यू टू द स्ट्रक्चर, देयर प्रॉपर्टीज, उनका क्या है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो सकता है कि crystalline solids have sharp melting point. But they do not have sharp melting point. इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल में आ सकता है NaCl, क्वार्ट्ज, और अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल में आ सकता है जैसे ग्लास, रबर। जैसे हम देखें कि पुराने टाइम से ही ये नोट करते आ रहे हैं कि जो ग्लास है, ग्लास को भी सूडो सॉलिड ही कहते हैं। क्यों? देखने में तो ग्लास जो है वो सॉलिड लगता है। अगर हम ध्यान से नोट करें ना तो ग्लास कई बार जो ऊपर से वो पतला होता है और नीचे से क्या है, बॉटम से वो थिक होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है उसमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। इसी वजह से वो नीचे से मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है। और इसको हम सूडो सॉलिड्स को हम लोग सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी कह सकते हैं। तो ये था जनरल, हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। तो हमने ये पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है, ट्रू सॉलिड्स हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसको अच्छे वे से उसके पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो दैट्स वाई हम अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स को नहीं लेंगे। तो अगर देखें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं फर्दर वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आगे डिवाइड किया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
ionic crystalline solids, metallic crystalline solids, and the fourth one is covalent और network crystalline solids. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड द फोर्थ वन इज कोवलेंट और जिसको हम नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हैं. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं. अगर फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है मॉलिक्यूल, तो जो सॉलिड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिन पार्टिकल से मिलके वो सॉलिड बना है. जैसे वो जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे अब मॉलिक्यूलर सॉलिड से ही क्लियर होता है कि इन सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वो है पोलर बॉन्डिंग molecular solids, non-polar bonding molecular solids, and the third is hydrogen bonded molecular solids. सॉलिड्स जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड. तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. वो कौन कौन सी हैं, पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की. तो पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है. पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिनके जो एक मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल जब 2 एटम्स को मिला दिया जाता है तो वो बनता है एक मॉलिक्यूल. तो अब मॉलिक्यूल में तो 2 एटम्स हुए, तो उन 2 एटम्स पे जब चार्ज अराइज होता है, 2 पोल्स बनते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल. मीन्स कि चार्ज कैसे अराइज होगा, चार्ज होगा नेगेटिव और पॉजिटिव. पोलर में जो एक एटम होगा वो दूसरे एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो क्या करेगा, दूसरे एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जो चार्ज है वो क्या करेगा, वो चार्ज ले लेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छीन लेगा. तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शली, और जिसने दिए हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो मीन्स 2 पोल अराइज हो गए, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल. जैसे पोलर मॉलिक्यूल है फर्स्ट, तो बात करें फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूल की, तो जैसे मान लो H और Cl है. ठीक है, अब HCl जो है इसमें क्या है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा.
तो ये क्या हुआ, दो पोल्स अराइज हो गए ना, तो ये क्या होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब पोलर मॉलिक्यूल्स मिला के एक सॉलिड बनाते हैं तो उस सॉलिड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जैसे दूसरी तरह लिखते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डिवाइड किया जाता है। अब बात कर रहे थे हम पोलर की। पोलर मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स हैं उनमें पोल अराइज हो जाए, मीन्स कि दो एटम्स हैं, दो एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो दो एटम्स को मिला के जब मॉलिक्यूल बनाया जाता है उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड बन रही है उसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन दूसरे एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट अपनी तरफ दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से उन पे जो पोल अराइज होंगे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो होगा पोलर मॉलिक्यूल। जैसे हमने HCl की एग्जांपल ली थी कि इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इन मॉलिक्यूल्स को मिला के जब एक सॉलिड बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इन जो मॉलिक्यूल्स में, पोलर वाले मॉलिक्यूल्स में जो इनके बीच में फोर्स होती है वो फोर्स कौन सी होती है? वो फोर्स होती है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इनमें होगी डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस होंगी इनमें। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन पोलर के बारे में। अब नॉन पोलर क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, मतलब कि उन पे जो पोल है वो नहीं अराइज होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। जैसे बात करते हैं H2 की। तो H2 की अगर बात करें तो इनमें क्या है, ये जो बॉन्ड बन रही है इन दोनों में, दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो इन पे कोई भी चार्ज राइज नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। जैसे Cl2 की बात करें तो ये भी क्या हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। तो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिनको हम बोल सकते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंदन फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। ये जो फोर्सेस हैं, हमने जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, वीक फोर्सेस जैसे लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सारे हमने +1 में डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्सेस क्या होती हैं, कैसे जो अराइज होते हैं चार्जेस, कौन सी वीक फोर्सेस होती हैं और कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ये +1 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो फर्दर डिवाइड हुए हैं मॉलिक्यूल्स, जो उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल मिला के सॉलिड बना रहे हैं और उनमें कौन कौन सी सॉलिड्स में फोर्सेस अराइज हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स इसमें एक होगा हाइड्रोजन एंड जो सेकेंड एटम होगा वो कौन सा होगा? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हम जैसे एक हमने कोड बनाया हुआ है फोन, जैसे है फोन मीन्स
फ्लोरीन, oxygen and nitrogen. These are the most electronegative elements in our periodic table. तो हाइड्रोजन जो है इन तीनों के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ऐसी बॉन्डिंग है वो क्या है, जैसे वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूलर की, तो पोलर के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो ही होगा। मीन्स जो पोलर है और नॉन पोलर है, अगर इन तीनों के बीच में कंपेयर करें तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो इन दोनों से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो ही होगा। अब आते हैं आयनिक पे। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो क्या है, अब आयंस जो मिलके बनाते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं, तो आयंस में हम मोस्ट कॉमन यूज्ड एग्जांपल जैसे NaCl की लेते हैं, NaCl। अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रही है। आयंस मीन्स जो केटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो होती है आयनिक बॉन्ड, और जो ऐसे वाले मॉलिक्यूल हैं मिलके जो सॉलिड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब बात करें NaCl की, तो इसके आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो ये जो सॉलिड होंगे इसके कांस्टेंट पार्टिकल कौन से होंगे, आयंस होंगे। और जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयनिक सॉलिड्स के बीच में जो फोर्स होती है वो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मीन्स जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स। बट होते ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स हैं, बट मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर होते हैं। मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्टर बन जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, तो ये था आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। जैसे मॉलिक्यूलर का ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या था, लो था, बट जो आयनिक वाली है वो क्या है, हार्ड होते हैं, दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेटालिक से ही क्लियर हो जाता है कि जो मेटल्स के बीच में मेटल के बीच में इंटरेक्शन हो। नेक्स्ट है अब हमारा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म करेंगे मेटल्स।
मेटल्स जो सॉलिड बनाएंगे वो होगा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटल जैसे कोई भी मेटल ले सकते हैं हम, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, तो वो जो सॉलिड फॉर्म करते हैं वो होंगे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जैसे हमको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो हैं वो क्या है, हार्ड होते हैं, ठीक है। और मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो इजीली पास हो जाती है, दैट्स वाई वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और वो मेटल्स जो हैं वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती हैं, तो उनकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि कॉपर है, आयरन है, तो ये जो ऐसे जो मेटल्स मिलके सॉलिड बनाते हैं वो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट। कोवलेंट जो सॉलिड्स हैं ये क्या है, ये बेसिकली नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन मेटल्स बनाती हैं। तो जो नॉन मेटल्स मिलके सॉलिड्स बनाती हैं वो होते हैं कोवलेंट और नेटवर्क। नेटवर्क मींस जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो मिलके एक बड़ा सा हमारे पास बड़ा सा सॉलिड बनाते हैं, जान मॉलिक्यूल बना दें, तो वो होगा नेटवर्क सा बना देते हैं। जैसे डायमंड इसके एग्जाम्पल है। जैसे हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक मॉलिक्यूल के साथ एक, मतलब कि रिपीटिंग यूनिट, मतलब जोड़ के एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। सॉलिड जो होता है, डायमंड क्या है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है, तो वो क्या है, वो होते हैं कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इसकी एग्जांपल होगी डायमंड। ये भी क्या है, हार्ड है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये भी क्या है, इंसुलेटर्स मींस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जनरली सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और जो सॉलिड्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसको भी आगे फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर, सेकेंड इज आयनिक, थर्ड इज मेटालिक एंड द फोर्थ वन इज कोवलेंट। तो ये फोर जो सॉलिड्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बीच में होता है पोलर, नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, और थर्ड है जो हमारे पास वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं। अब तक हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। फिर जो सॉलिड्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और जो एमॉर्फस होते हैं वो क्या है, सूडो सॉलिड्स होते हैं। दैट्स वाई हम एमॉर्फस के बारे में आगे स्टडी नहीं करते, हम आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो फर्दर क्या है कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड है आयनिक सॉलिड्स, थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ है कोवलेंट सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्स्ट फॉर्म है मॉलिक्यूलर सॉलिड,
उसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो उसके बारे में पढ़ा था कि पोलर में वो वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें पोल अराइज होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स मिलके जो सॉलिड बनाते हैं वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो पोलर होते हैं उनमें क्या है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये इंसुलेटर्स होते हैं। नॉन पोलर जो है वो वाले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे, मतलब वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस होंगी और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। आगे था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं सॉलिड, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे बात करते हैं आयनिक की। तो आयनिक कौन से फॉर्म करते हैं, जैसे जो जिनमें आयनिक बॉन्ड होती है मॉलिक्यूल्स में, जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं आयनिक सॉलिड। तो ऐसे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये क्या है, इंसुलेटर्स होते हैं, मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट जब ये मोल्टन या एक्विस फॉर्म में होते हैं तो ये दीज आर गुड कंडक्टर्स, ओके। और ये क्या है, इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दैट्स वाई जो आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। आगे बात करते हैं मेटालिक की। मेटालिक सॉलिड्स मेटल्स मिलके बनाती हैं और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। लास्ट है कोवलेंट। कोवलेंट मतलब जो नॉन मेटल्स बनाती हैं, जैसे कार्बन की फॉर्म है डायमंड, तो जो डायमंड का जैसे मॉलिक्यूल होता है तो ये आता है नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में या कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये अब तक की समरी थी जो हमने अब तक जो जनरल हमने बेसिकली इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या है। हमने पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, मीन्स कैसे बनता है। हम जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिपीट करके मीन्स ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम उस सॉलिड का एक यूनिट ले लें, मीन्स एक जैसे एक टुकड़ा ले लें, तो वो क्या होगा, उसका होगा यूनिट सेल होगा, ठीक है। और अगर बात करें लैटिस की, तो लैटिस क्या है, मान लो हमने जैसे एक सॉलिड है, तो वो सॉलिड जो है उस सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो सॉलिड बना है। तो वो पार्टिकल्स या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनको मिला के बनता है सॉलिड। अगर हम उन पार्टिकल्स को थ्री डायमेंशन में अरेंज करें, तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी उन पार्टिकल्स की, तो उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल लैटिस। मान लो कि कोई हमने सॉलिड का टुकड़ा लिया है, ठीक है, तो उस पे हमने एक्सरे बम्बार्ड करवाई है, तो जो पॉइंट्स हाईलाइट करेगी एक्सरे, जैसे मान लो ये है,
मान लो एक क्रिस्टल लिया हमने, उस पे एक्सरे बम्बार्ड करवाई, तो जो एक्सरे जो पॉइंट्स को हाईलाइट करेगी तो वो क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे उस सॉलिड के, ठीक है ना। मतलब कि उस सॉलिड को जिन पार्टिकल्स ने मिलके बनाया है तो वो हाईलाइट होंगे। तो जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस, और इसके जो हाईलाइट ये जो पॉइंट्स है कॉर्नर्स पे ये होंगे लैटिस पॉइंट। और इस पूरे जो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है। जैसे यूनिट सेल मीन्स कि छोटे से छोटी यूनिट किसी सॉलिड की जिसको बार बार रिपीट करके एक पूरा सॉलिड बनता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी क्या है, सेल से मिलके बनी है, ठीक है ना। तो सेल क्या है हमारा, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो है सेल, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कोई मैटर है, तो कोई मैटर जो है वो क्या है, एटम्स से मिला के बना है, तो वो एटम क्या है, उस मैटर का फंक्शनल यूनिट हुई उसकी। तो ऐसे ही जो यूनिट सेल है वो किससे, क्रिस्टल का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। मींस ऐसे यूनिट सेल जो है, ऐसे कितने सारे यूनिट सेल को मिला के हम एक क्रिस्टल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे कितने सारे यूनिट सेल को मिला के एक पूरा जो किसी एक चीज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे ये है, ये क्या है हमारे पास, कोई क्रिस्टल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, किसी सॉलिड में उन पार्टिकल्स की अगर अरेंजमेंट देखें, अगर 3 डायमेंशनल में हम अरेंजमेंट देखें पार्टिकल्स की, तो वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जब 3 डायमेंशनल में देखें तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। मान लो कोई हमने सॉलिड लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक्सरे बम्बार्ड करवाई, तो जो वो एक्सरे हैं जिन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हैं वो पॉइंट्स हैं उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या है, जैसे मैंने ये जो हाईलाइट किया है, ये है हमारे पास कोई एक यूनिट सेल, ठीक है। ये है हमारे पास कोई यूनिट सेल, ये तो ये जो क्यूब है, जो ये वाला है, ये है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मैंने बताया कि यूनिट सेल है क्रिस्टल का फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल छोटी से छोटी यूनिट। जैसे हमने पढ़ा कि क्रिस्टल सॉलिड्स क्या होते हैं, कि वो क्या है, रिपीटिंग इन नेचर, कि हम बार बार मॉलिक्यूल्स को रिपीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर रेगुलर शेप में क्रिस्टल आ रहा है। तो ऐसे ही जो यूनिट सेल है वो क्या है, क्रिस्टल की फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल एज स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ऐसे यूनिट कितने ऐसे यूनिट सेल हैं, इतने मिला के यूनिट सेल को एक पूरा क्रिस्टल बनाया जाता है, फिर उन क्रिस्टल्स को मिला के एक सॉलिड बनाया जाता है। दैट मीन्स कि सबसे छोटी से छोटी यूनिट है हमारी यूनिट सेल, कि जिसको मिला के कितने सारे यूनिट सेल को मिला के एक सॉलिड प्रिपेयर होता है। तो ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो ये है हमारा यूनिट सेल और ये है लैटिस पॉइंट, जो शो करते हैं पार्टिकल्स की पोजीशन। लैटिस पॉइंट्स जो शो करते हैं पार्टिकल्स की पोजीशन, मींस पार्टिकल्स की पोजीशन शो करते हैं 3 डायमेंशन, तो वो होती है लैटिस पॉइंट। तो आगे हम पढ़ते हैं यूनिट सेल को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकेंड आर
सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल की कैटेगरी से पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल जो है ये क्या है, यूनिट सेल में क्या क्या बताया जाता है, ये है जो लेटेस्ट पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी सॉलिड के, वो हो सकते हैं या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसी यूनिट सेल में अगर हम देखें तो ये जो एजेस हैं, इसको मान लो हम मानते हैं ये A, ये B है, ये C है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये गामा है। तो मींस अल्फा बीटा गामा ABC। तो ये क्या है, दीज आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। दीज आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। मतलब अल्फा A, B एंड C ये शो कर रहे हैं एजेस को, एजेस की लेंथ को या एजेस को। अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन द एजेस ऑफ अ यूनिट सेल। तो ये होंगे हमारे पास ये 3 और ये 3, टोटल हमारे पास हुए 6। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, ठीक है। अल्फा बीटा गामा एंड ABC आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। हमारे पास टोटल जो है वो 7 जो है वो होते हैं यूनिट सेल और 14 लैटिस होते हैं जिनको हम ब्राविस लैटिस कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रिमिटिव क्या होता है और सेंटर्ड क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो वाले यूनिट सेल होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मतलब कोई हमारे पास यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल यही ले लेते हैं। जैसे ये अच्छे से शो नहीं हो रहा, अगर हम दोबारा से बनाएं तो हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। वो वाले यूनिट सेल को वो वाले यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, जिसपे जो पार्टिकल्स हैं, जो लैटिस हैं, वो क्या हैं, एटम्स हैं, वो कॉर्नर्स पे हों, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और आगे है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, सेकेंड है फेस सेंटर्ड, थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होते हैं ये। अब यूनिट सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो वाले यूनिट सेल होते हैं जिनमें जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे लाई करते हैं, वो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल वो वाले सेल होते हैं जिनमें जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे लाई तो करते हैं, कॉर्नर के अलावा या तो फिर वो यूनिट सेल के सेंटर में होगा कोई, या फिर जो यूनिट सेल के फेसेस होते हैं उन पे लाई करेंगे, या फिर उनके एजेस पे लाई करेंगे, तो वो होंगे
सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे फर्स्ट है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो वाला यूनिट सेल होगा जो जिसमें कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही, साथ में उस यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम होगा, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। जैसे काउंट करें, एक इधर 1 2 3 4 अप 5 एंड डाउन 6, तो 6 फेसेस होते हैं। तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, साथ में उनके फेसेस पे जो लाई करेगा वो होगा हमारे पास फेस सेंटर्ड बॉडी सेल। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो एटम्स लाई करते ही करते हैं, कॉर्नर्स के अलावा जो ऑपोजिट फेसेस पे होते हैं, जैसे मान लो या तो यहाँ और इसके ऑपोजिट इधर और कॉर्नर्स पे हुआ, या फिर ऊपर वाले पे या उसके ऑपोजिट नीचे वाले पे हुआ और कॉर्नर्स पे हुआ, वो होगा एंड सेंटर्ड। तो ये था यूनिट सेल के टाइप्स। तो आगे अब देखते हैं यूनिट सेल जो होते हैं 7 यूनिट सेल होते हैं और 14 ब्राविस लैटिसेस होती हैं। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो 7 जो यूनिट सेल हैं इनको हम कैसे एक ट्रिक है, इसको लर्न रख सकते हैं, कोई कोड बनाते हैं जिससे हमें इजीली जो है वो लर्न रहेगा। जैसे मान लो कोई लर्न, जैसे कोई किसी का नाम है, मान लो वो नाम है CTO। मान लो ये किसी का नाम है CTO, ठीक है। CTO हार मत। तो ये हमारे पास एक कोड बन गया। CTO कोई किसी का नाम है, उसको हम बोलेंगे कि हार मत, CTO हार मत, ठीक है। तो देखते हैं CTO हार मत की फुल फॉर्म क्या होगी। C से होगा क्यूबिक, T से टेट्रागनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, H से हेक्सागनल, R से रोम्बोहेड्रल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। ठीक है। रोम्बोहेड्रल को हम और बोल सकते हैं ट्रायगनल भी के नाम से भी जानते हैं, ट्रायगनल भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ट्रिक लर्न रखने की, CTO हार मत। तो इसकी फुल फॉर्म है जैसे क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये जो है ये 7 टाइप्स के हमारे पास यूनिट सेल हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो यूनिट सेल है उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। ABC उसके एजेस को डिफाइन करता है और अल्फा, बीटा और गामा जो है वो एंगल्स को डिफाइन करता है जो एजेस के बीच में बनते हैं। तो ऐसे ही हम एक टेबल लर्न रखेंगे। वो टेबल जो है बहुत ही इजी है और लर्न रखने का भी ट्रिक बताती हूँ। जैसे मान लो हम उसके यूनिट सेल के दोनों पैरामीटर्स लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे एजेस और दूसरी साइड लिखेंगे एंगल्स। यहाँ पे है एजेस और इधर है एंगल्स। तो याद रखने का तरीका है एजेस थे A, B और C। तो इसमें क्या है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। सेकेंड वाले में होगा A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू नॉट C। थर्ड वाले में होगा A इज इक्वल्स टू नॉट B इज इक्वल्स टू नॉट
सी। ठीक है, ये है पहले तीनों की बात करी तो इस तीनों में होगा एंगल्स अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये है इजीली लर्न रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि जो पहले वाले हैं CTO उसमें क्या होगा, एंगल्स जो है वो तीनों इक्वल होंगे और होंगे 90 डिग्री के इक्वल। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया लर्न रखने के लिए। ऐसे अगर एजेस में याद रखें तो पहले में होगा A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C और नेक्स्ट में A इज इक्वल्स टू B बट C के इक्वल, जो C है वो उन दोनों के इक्वल नहीं होगा और थर्ड वाले में तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अगर आगे लर्न रखें तो आगे वाले में पहले जो तीनों इक्वल थे, फिर एक नहीं इक्वल था, फिर कोई भी इक्वल नहीं था। तो इसमें क्या होगा, पहले सेकंड वाला लिखेंगे A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू नॉट C, फिर फर्स्ट आएगा A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। ठीक है, अब इधर देखें, इधर क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बट जो गामा है वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला है वो होगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल तो होंगे बट 90 के इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, इसमें क्या होगा, अल्फा और गामा जो है वो 90 के इक्वल होंगे बट बीटा इज इक्वल्स टू नॉट 90 डिग्री। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और ना ही ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। और जैसे ये था एंगल्स, ठीक है, आगे एजेस होंगे। एजेस में क्या होगा, जैसे हमने देखा था पहले वाले में तीनों इक्वल थे, दूसरे में लास्ट इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। इसमें क्या, अब हमने सेकंड को लिख दिया फिर फर्स्ट आ गया, अब जो लास्ट बच गए उसमें कोई भी इक्वल नहीं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल ट्रिक लर्न रखने के लिए। एक हिसाब से ये रट्टा भी नहीं है, मतलब लर्न रखना है हमने, कोई कोड बना लो या जैसे भी, जैसे CTO हारमत ये बनाया हमने, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, स्टार्टिंग पे जो तीनों एंगल्स हैं तीनों में वो 90 के इक्वल हैं तो ये आएगा। उसके बाद हम ये बनाएंगे कि पहले वाले में तीनों ही एजेस जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, सेकंड में लास्ट वाला नहीं इक्वल और थर्ड में कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद जो है सेकंड वाला आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, अब जो बच गए उसमें थर्ड दोनों आ जाएंगे। ऐसे ये पूरा लर्न रखना है। ठीक है, जैसे कोई भी टेबल है, हम लोग मैथमेटिक्स में हैं या फिजिक्स में हैं, कुछ कोड्स बनाते हैं लर्न रखने के लिए। ऐसे पीरियोडिक टेबल में जैसे हम एलिमेंट्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को लर्न रखने के लिए कोई सॉन्ग वगैरह बनाते हैं, तो ये अपने के लिए कि हमको इजी लगे, तो इससे रिलेटेड आप कोई और कोड बना लो, कोई और नाम दे लो, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, तो जैसे कोई टेबल, हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, वो भी तो जैसे कोई ट्रिक रखती है कि 30 जो है 60 है वो साइन कॉज में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं, तो ऐसे ही एक हिसाब से ये ट्रिक ही है। तो ये था हमारे पास 7 टाइप्स के यूनिट सेल। अब 14 ब्राविस लैटिस हैं, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेंगे बट कई बार ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे ना आए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे पूछ सकते हैं कि जो 14 ब्राविस लैटिसेस हैं वो कितने हैं। ठीक है, मतलब जो ये यूनिट सेल हैं, एक यूनिट सेल के ही आगे लैटिसेस होंगे। तो जैसे हम किसी मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर लर्न रखते हैं, वैसे ही हम लोग लर्न रख सकते हैं ये। तो क्या होगा वो नंबर 3 2 4 1 1 2 1।
तो ये है, मीन्स कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके 3 लैटिसेस होंगे, जो टेट्रागोनल यूनिट सेल है इसके 2 होंगे, ऑर्थोरोम्बिक के 4, हेक्सागोनल के 1, इसका भी 1, इसके 2, इसके 1। तो अगर टोटल काउंट करें 3 और 2 5, 5 and 4 9, 9 and 1 10, 11, 12, 13 and 1 14। तो ये है टोटल 14 ब्राविस लैटिसेस एंड 7 यूनिट सेल। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। फिर क्रिस्टलाइन की टाइप्स पढ़ी, फिर उसके टाइप्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल जो है वो 2 तरह के आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, लैटिस के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 7 यूनिट सेल होते हैं और 14 ब्राविस लैटिसेस होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, उनके एजेस क्या होते हैं, उनके एंगल्स क्या होते हैं, ये सब आज हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। अब हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.